हेलो दोस्तों, फाइनेंशियल लर्निंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर बैंक एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के बारे में बताने जा रहा हूँ। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड जो कि अगस्त 1994 पे फॉर्म हुई थी और इसका जो मेन प्रमोटर्स थे वो एचडीएफसी ग्रुप यानी कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने आरबीआई से इन प्रिंसिपल अप्रूवल लिया था फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक फॉर्म करने के लिए इंडिया में। तो इसके बारे पे थोड़ा-सा हम देख लेते हैं कि एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का किस तरीके से जो की पॉइंट्स हैं यानी कि जो हाइलाइट्स हैं क्या-क्या है, यानी कि कैपिटल एडुकेसी रेशियो 18.8% दिखाया है। कैपिटल एडुकेसी रेशियो क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा-सा देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने ओपन किया है कैपिटल एडुकेसी रेशियो की डेफिनिशन को। तो कैपिटल एडुकेसी रेशियो इज़ द रेशियो ऑफ बैंक्स कैपिटल इन रिलेशन टू इट्स रिस्क वेटेड एसेट एंड करंट लायबिलिटीज़, यानी कि किसी बैंक का कैपिटल एडुकेसी रेशियो वो रेशियो होता है जिसमें कि बैंक की कुल कैपिटल यानी कि बैंक का कितना कितना मार्केट कैप है, उसके बाद उसका जो जो उसने लायबिलिटीज़ हैं, जो उसके ऊपर लायबिलिटीज़ है और जो उसने एक सपोज़ लोन दे रखा है, वो कितना रिस्क कैटेगरी पे दे रखा है, उस रेशियो के हिसाब से ही ये निकल के आता है। तो हम ज़्यादा इस पे नहीं जाएँगे, ये फाइनेंशियल का टर्मिनोलॉजी है, इस पे हमारे बैंक की टर्मिनोलॉजी इस पे जाने का हमारा कोई मेन मोटो नहीं है। अब हम आ जाते हैं एक बार फिर से इसके फाइनेंशियल्स के ऊपर। तो एचडीएफसी बैंक लिमिटेड जिसका मार्केट कैप 7,56,660 करोड़ का है, यानी कि लगभग साढ़े 7 लाख करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है और ये सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक है इंडिया में। यानी कि जो इसका एक बार हम देख लेते हैं कि इसका सेल्स वगैरह कहाँ से कितना आता है। तो लोकेशन वाइज़ ब्रेकअप इसमें दे रखा है, तो डोमेस्टिक जो इसके सेल्स जो आती है 99% डोमेस्टिक कस्टमर से और इंटरनेशनली 1% इंटरनेशनल कस्टमर से इनकी सेल्स निकल के आती है। और सेगमेंट वाइज़ रेवेन्यू पे देख लें तो ट्रेज़री से 12.37, रिटेल बैंकिंग जो ये करते हैं सबसे ज़्यादा जो इनका रेवेन्यू आता है रिटेल बैंकिंग के थ्रू। अब रिटेल बैंकिंग में बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि क्रेडिट कार्ड का बिज़नेस है, लोन का बिज़नेस है, हाउसिंग लोन का बिज़नेस है, डिफरेंट-डिफरेंट बिज़नेसेस होते हैं। होलसेल बैंकिंग में 28.47% से आता है, बैंकिंग ऑपरेशन से 8.5% के आस-पास आता है। तो इस तरीके से इन्होंने रेवेन्यू ब्रेकअप दे रखा है। एक बार हम एचडीएफसी बैंक की वेबसाइट पे चल के देख लेते हैं कि इनकी वेबसाइट पे कैसे-कैसे, क्या-क्या प्रोडक्ट्स इन्होंने दे रखे हैं। तो ये मैंने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड की वेबसाइट ओपन की हुई है। यहाँ पे एक बार हम देख लेते हैं एचडीएफसी बैंक के लिमिटेड पे क्या-क्या इन्होंने दे रखा है। तो जैसे मैंने ये पर्सनल बैंकिंग पे ओपन किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट-डिफरेंट इनके प्रोडक्ट सेगमेंट है। जैसे पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे एनईएफटी है, आईएमपीएस, आरटीजीएस ये सारी सर्विसेज़ अवेलेबल हैं। कार्ड्स में मिलेनिया कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड, डेबिट, प्रीपेड, फॉरेक्स कार्ड और सेविंग बैंक पे आ गए। सेव पे जो इन्होंने दे रखा है, तो सेव पे सेविंग अकाउंट, सैलरीड अकाउंट, करंट अकाउंट, रूरल अकाउंट, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि, फिक्स्ड डिपॉज़िट ये फिक्स्ड डिपॉज़िट स्कीम्स के बारे में दे रखा है। इन्वेस्टमेंट में ये कहाँ-कहाँ इन्वेस्टमेंट कराते हैं, तो ये ऑनलाइन डीमैट अकाउंट्स भी ओपन कराते हैं। सेविंग बॉन्ड्स में है, कॉर्पोरेट डीमैट अकाउंट्स खुलाते हैं। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स पे, बोरोइंग पे क्या-क्या बोरोइंग्स ये प्रोवाइड करते हैं, तो एजुकेशन लोन है, प्री ओन्ड कार लोन, रूरल लोन, सुपर बाइक लोन, टू व्हीलर, कार लोन, बिज़नेस लोन, पर्सनल लोन, होम लोन, लोन ऑन क्रेडिट कार्ड, लोन अगेंस्ट एसेट भी ये प्रोवाइड करते हैं, यानी कि क्रेडिट कार्ड पे लोन दे देते हैं। अ, सैलरीड प्लस को सैलरीड पर्सन्स को गोल्ड पे भी लोन प्रोवाइड करते हैं। डिजिटल लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स भी देते हैं। लोन्स अगेंस्ट रेंटल रिसीवेबल्स, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लोन अगेंस्ट कार, तो ये डिफरेंट-डिफरेंट ये लोन्स प्रोवाइड करते हैं। इनका एक अदर लोन्स में ये जन समर्थ पोर्टल है जिसमें इमरजेंसी क्रेडिट लाइन यानी कि रिक्वायर्ड डिमांड के हिसाब से ये प्रोवाइड करते हैं। गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं इसमें, पीएम मुद्रा योजना वगैरह डिफरेंट-डिफरेंट स्कीम्स हैं। इंश्योरेंस में भी है, इंश्योरेंस सेक्टर्स में इनका जैसे कि लाइफ लाइफ इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस है, चिल्ड्रन फ्यूचर केयर है। तो ये मेडिक्लेम में हेल्थ में जैसे क्रिटिकल इलनेस पे, पर्सनल एक्सीडेंट पे है, व्हीकल्स है, साइबर इंश्योरेंस है, डिफरेंट डिफरेंट इनका इंश्योरेंस पे ये दे रखा है। तो इस तरीके से ये पूरा इनका एक डाइवर्स पोर्टफोलियो है, जहाँ से इनका डिफरेंट डिफरेंट रेवेन्यू जनरेट होता है, जहाँ से इनके कस्टमर्स बहुत सारी सर्विसेज़ यूज़ करते हैं। तो आप एचडीएफसी बैंक की वेबसाइट पे भी जाके एक बार देख सकते हैं कि क्या-क्या इनका स्कीम्स यहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड कर रखी है। अब हम एक बार फिर से स्क्रीनर डॉट इन पे इसके एक बार फाइनेंशियल को पढ़ लेते हैं कि मतलब इसका फाइनेंशियल कैसा है और आगे कैसा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है कि बैंक ग्रो हो सकता है, ग्रोइंग के चांस है या नहीं है, तो ये सब इसके फाइनेंशियल्स पे एक बार पता लगेगा
और एक बार हम इसका जो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है उसके बारे पे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए तो हमने मार्केट कैप देखा जैसे कि साढ़े 7 लाख करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है, यानी कि ये अपने आप में एक लार्ज कैप कंपनी है। करंट प्राइस ₹1362 पे चल रहा है। हाई लो जो इसने 52 वीक हाई बनाया था ₹1725 का और 52 वीक लो जो बनाया है ₹1272 का। स्टॉक पी 19 का चल रहा है, यानी कि बहुत ही लोअर वैल्यूएशन पे अवेलेबल है ये। आरओसी 5.83, आरओई 16.6% है, यानी कि अगर हम किसी एनबीएफसीज़ यानी कि बैंकिंग सेक्टर्स की किसी भी कंपनी को देखें तो हम आरओसी यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं करते हैं, हम आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं कि कितना रिटर्न जनरेट करके देता है। और इसका जो 200 डे मूविंग एवरेज दे रखा है 1425, यानी कि कंपनी अपने 200 डेज़ मूविंग एवरेज से नीचे पे अवेलेबल है। यहाँ पे एचडीएफसी बैंक लिमिटेड को डिस्कस करने का मेरा मेन रीज़न यहाँ पे एक तो ये है कि कंपनी का जो वैल्यूएशंस है यानी कि स्टॉक पी वो 19 के पी पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि बहुत ही चीप वैल्यूएशन पे कंपनी ट्रेड कर रही है। दूसरा ये कि लार्ज कैप कंपनी है और तीसरा ये कि कंपनी ने अभी-अभी एक न्यूज़ अनाउंस किया था कि जो इनका पैरेंट ग्रुप है यानी एचडीएफसी लिमिटेड हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, वो मैं आपको यहाँ पे शेयर होल्डिंग पे दिखा देता हूँ एक बार। प्रोमोटर्स जो दे रखा है, प्रोमोटर्स में इनकी होल्डिंग 25.73 है, यानी कि प्रोमोटर्स जो इनके मेन प्रोमोटर्स है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इनके पास कंपनी की 19% होल्डिंग है। एचडीएफसी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड जो कि इन्हीं का ही फॉरेन होल्डिंग्स के रूप में है, उसमें 6.63% की होल्डिंग है, यानी कि प्रोमोटर्स हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन के पास कंपनी की लगभग-लगभग 26% होल्डिंग है। एफआईआईज़ के पास 32.31% की होल्डिंग है। डीआईआईज़ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास 27.11 यानी कि लगभग 27% की होल्डिंग है। रिटेल पब्लिक के पास 14.69% की होल्डिंग है। यहाँ पे एचडीएफसी बैंक लिमिटेड को डिस्कस करने का एक सबसे बड़ा रीज़न जो आ रहा है, एक न्यूज़ की एचडीएफसी बैंक जो है, एचडीएफसी बैंक एचडीएफसी लिमिटेड के साथ मर्ज होने जा रही है। यानी कि मर्जर के बाद एचडीएफसी लिमिटेड जो इसका पैरेंट हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन था, वो एचडीएफसी बैंक पे मर्ज हो जाएगा पूरी तरह से। और अगर किसी के पास जो इनका जो मर्जर रेशियो निकल के आया है, यानी कि किसी के पास अगर 25 एचडीएफसी लिमिटेड के शेयर होंगे तो उसको 42 एचडीएफसी बैंक के शेयर मिल जाएँगे। इस तरीके से ये मर्जर रेशियो निकल के आया है, इसमें थोड़ा-सा टाइम लग सकता है, 1 डेढ़ साल का टाइम लग सकता है, बट इसको आरबीआई ने अप्रूवल दे दिया है। एक बार मैं इसको भी दिखा देता हूँ। आरबीआई ने इसको इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है और पीएफआरडे यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी इसको इनके इन दोनों जो लार्ज कैप कंपनीज़ हैं, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो मेन प्रमोटर्स हैं इनके प्रमोटर ग्रुप है और एचडीएफसी बैंक को मर्जर का अप्रूवल दे दिया है। अब मैं एक बार आपको हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो मेन प्रमोटर्स है उसकी उस कंपनी के बारे में भी दिखा देता हूँ। तो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ये अपने आप में एक हाउसिंग सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी में है, एक कंपनी है जो कि जिसका मार्केट कैप लगभग 4 लाख करोड़ के आसपास है। तो इस मर्जर के बाद एचडीएफसी बैंक जिसका अभी मैंने आपको दिखाया था कि साढ़े 7 लाख करोड़ का मार्केट कैप है और एचडीएफसी लिमिटेड का जिसका साढ़े 4 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। तो इस मर्जर के बाद एचडीएफसी बैंक लगभग 11 लाख या 12 लाख करोड़ के अप्रॉक्स की एक कंपनी बन जाएगी, जो अपने आप में इंडिया की लगभग थर्ड लार्जेस्ट कंपनी बन जाएगी, जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे लिमिटेड है आफ्टर रिलायंस और टीसीएस। एचडीएफसी बैंक एक सबसे बड़ा बैंक होगा कि जो कि हो सकता है कि ग्लोबल भी बैंक की लिस्ट में काफ़ी ऊपर आ जाएगा। इस मर्जर के बाद से उसका मार्केट कैप काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का एक बार आज हम क्वार्टर रिजल्ट्स भी देख लेते हैं, जो कि आज ही क्वार्टर रिजल्ट इनका अनाउंस हुआ है। तो सॉरी इसके क्वार्टर्स रिजल्ट पे हम एक बार देख लेते हैं। ये एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का क्वार्टर रिजल्ट मैंने ओपन किया हुआ है, तो जो इनकी जून क्वार्टर्स की सेल आई है, वो 37,274 करोड़ रुपए, जो कि मार्च क्वार्टर से लगभग 2,000 करोड़ के आसपास पे ज़्यादा है। अब हम एक बार इनका एक्सपेंसेस देख लें, एक्सपेंसेस भी इनका पिछले क्वार्टर्स के लगभग-लगभग बराबर ही है। फाइनेंसिंग प्रॉफिट देख लें, जो कि फाइनेंसिंग प्रॉफिट
इस बार जो इनका इस क्वार्टर पे जून क्वार्टर पे जो निकल के आया है 5,895 करोड़ रुपए का, जो कि हाईएस्ट एवर फाइनेंसिंग प्रॉफिट जनरेट किया इन्होंने, जो पिछले क्वार्टर पे 5,304 करोड़ का था। अगर फाइनेंसिंग मार्जिन प्रॉफिट परसेंटेज में देखें तो 16% का अपसाइड हुआ है। अब हम इनका जो नेट प्रॉफिट निकल के आया है, वो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे टैक्स जो परसेंटेज है इस बार पिछले पिछले क्वार्टर पे 23% का इन्होंने टैक्स दिया था। इस बार 25% का टैक्स लग रहा है, तो इनका जो नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है 9,579 करोड़ रुपए का निकल के आ रहा है, जो कि हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट के ही बराबर है, जो पिछले क्वार्टर से थोड़ा-सा डिक्लाइन है, बट बहुत ज़्यादा एज़ सच डिक्लाइन नहीं है। अगर हम इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक बार कंपेयर कर लें, तो मैंने यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को ओपन किया हुआ है। मार्च 2011 पे कंपनी का जो रेवेन्यू था एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का 20,000 करोड़ का था, और अभी जो 12 ट्रेलिंग मंथ का रेवेन्यू चल रहा है वो 1,40,000 करोड़ का रेवेन्यू चल रहा है, और नेट प्रॉफिट जो मार्च 2011 पे 3,992 करोड़ का था, अभी 12 ट्रेलिंग मंथ का 39,710 करोड़ रुपए का चल रहा है। यानी कि कंपनी ने अपने पिछले 10 इयर्स पे अपने रेवेन्यूज़ में 7 टाइम्स का जंप किया है, और न अपने नेट प्रॉफिट में लगभग-लगभग 10 टाइम्स का जंप किया है। जो 3900 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट आ रहा था, आज की डेट में 39,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है, 1 ईयर पे। तो ये अपने आप में एक ग्रोइंग स्टोरी है, अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है किसी भी कंपनी के लिए कि अपने प्रॉफिट को 10 टाइम्स किया है 10 इयर्स पे। अगर हम एक बार इनके बैलेंस शीट पे जाके देख लेते हैं, तो इनका जो रिज़र्व निकल के आ रहा है, तो मार्च 2011 पे इनका रिज़र्व था 25,118 करोड़ का, जो कि मार्च 2022 में इनका रिज़र्व है 2,46,000 77 करोड़ का, इनका 2,46,000 77 करोड़ रुपए का इनका रिज़र्व निकल के आया है। सॉरी 770 होगा मे बी ये। अब हम इनके एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमने देख लिया। अब हम एक बार इनके टेक्निकल पे देख लेते हैं कि कंपनी टेक्निकली कहाँ पे साउंड कर रही है, यानी कि इनका टेक्निकल चार्ट पैटर्न क्या कह रहा है। तो यहाँ पे मैंने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का टेक्निकल चार्ट पैटर्न ओपन किया हुआ है। ये आप इन ट्रेडिंग व्यू पे जाके एक बार ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने ओपन किया हुआ है। तो कंपनी ने जो 52 वीक हाई बनाया था, मैं उसको एक बार दिखा देता हूँ चार्ट पे। कंपनी ने 52 वीक जो हाई बनाया हुआ था, ये लगभग 1725-26 के आसपास इसने 52 वीक हाई बनाया था। तो अगर हम 52 वीक हाई से अभी एक बार देख लें कितने परसेंट पे अपसाइड पोटेंशियल अवेलेबल है। तो लगभग 26-27% अपसाइड मूवमेंट अवेलेबल है अभी भी, और कंपनी का जो क्वार्टर रिज़ल्ट है वो एज़ सच कोई खराब रिज़ल्ट नहीं है। उसमें कोई भी एज़ सच मार्जिन में कोई डेंट नहीं है, ना ही नेट प्रॉफिट में एज़ सच कोई बहुत बड़ा फॉल है। रेवेन्यू भी इंक्रीज़ हुआ है, तो मेरे हिसाब से कंपनी का जो शेयर प्राइस है बहुत ज़्यादा नीचे जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर फिर भी मार्केट सिनेरियो की वजह से कंपनी का शेयर प्राइस या प्रॉफिट बुकिंग के चलते थोड़ा-सा नीचे भी जाता है, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छे खासे सपोर्ट पे ये कंपनी अवेलेबल होगी, जो कि इसने अभी लास्ट टाइम ही 16 जून को यहाँ पे एक सपोर्ट लेके फिर से बाउंस बैक करने की कोशिश की थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये एक छोटा-सा कप विद हैंडल पैटर्न भी फॉर्म हो रहा था यहाँ पे। ये ट्रेस रिट्रेस करने के लिए आया, और ये ऐसे अपसाइड मूवमेंट के लिए रेडी है। तो मैं व्हाइट लाइन ले लेता हूँ, ये आप क्लियर देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि अभी अगर आप वॉल्यूम की बात करें, तो जो कंपनी का वॉल्यूम जो बाइंग लेवल जहाँ पे सबसे ज़्यादा बाइंग हुई है, तो ये इस लेवल पे सबसे ज़्यादा ह्यूज वॉल्यूम के साथ, और जब ये कोविड टाइम पे सबसे नीचे आया था, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बाइंग हुई थी। तो यहाँ पे मेरा इस तरीके का मतलब रिज़ल्ट को डिस्कस करना या किसी बैंक को डिस्कस करने का मेरा मेन रीज़न ये है कि वो सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। आप मार्केट में इस कंपनी को ट्रेस कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं फ्यूचर के लिए कि मतलब किस तरीके से ये ग्रोइंग है। आने वाले टाइम पे इंडिया का जैसे-जैसे पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ होगा, तो बैंकिंग सेक्टर तो डिमांड में हमेशा रहना है। कोई भी सेक्टर को चलाने के लिए बैंक्स यानी कि फाइनेंसिंग की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है। तो बैंक सेक्टर तो
इंडिया में आगे आने वाले टाइम पे 5, 10, 15, 20 सालों तक भी ग्रोइंग रहेगा ही रहेगा और वो बहुत ज़्यादा ग्रो करना है। अगर हम इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये अपने आप में सबसे लार्जेस्ट